जब भी हम लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं या स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इसमें 4 GB की रैम होनी चाहिए, इसमें 500 GB की स्टोरेज होनी चाहिए। लेकिन क्या हमें ये पता है कि इंटरनली ये डिवाइस काम कैसे करता है? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को देखते हैं, इंटरनल पार्ट्स को देखते हैं। इसके लिए मैंने अपने लैपटॉप को पूरा खोल लिया है और मैं आपको इसके इंटरनल पार्ट्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपने लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, दिस इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड पे ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको इसके ऊपर रैम देखने को मिलेगी, आपको इसके ऊपर स्टोरेज देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो पोर्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी मदरबोर्ड के साथ ही इंटीग्रेट होते हैं। तो ये साइड में जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसको बोला जाता है स्टोरेज। जो आप दुकान पे जाके बोलते हो कि भैया 500 GB की SSD दे दो या 500 GB की हार्ड डिस्क दे दो, तो ये वो चीज़ होती है। इसके बारे में हम वीडियो में काफ़ी बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं रैम की बात करूँ तो रैम भी आपको यहीं पे इंटीग्रेट देखने को मिलेगी। यहाँ से मैं रैम को निकाल लेता हूँ। मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं तो दोनों स्लॉट्स के अंदर 4-4 GB की रैम लगी हुई है, तो रैम कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अलावा मैं दूसरी रैम को भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो ये दूसरी रैम भी यहाँ से, क्योंकि हर एक कंपोनेंट डिटैचेबल होता है तो इजीली रिमूव हो जाता है। इसके अलावा ये मेरा CPU है, माइक्रो प्रोसेसर है जो कि सारी चीज़ों को हैंडल करता है। और ये मेरा मदरबोर्ड है ही। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जो कि हेल्प करता है हमारी ये समझने में कि कंप्यूटर इंटरनली कैसे काम करता है। जब भी हम उसे कोई कमांड देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है। अभी हमने देखा था कि मदरबोर्ड में सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। उसके अंदर आपको स्टोरेज भी कनेक्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको रैम भी कनेक्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको CPU भी मिलेगा। तो थियोरटिकल जब कॉलेजेस में या स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। तो हम भी इसको ट्राई करते हैं समझने का। सबसे पहले यहाँ पे क्या दी गई है, हार्ड डिस्क ड्राइव दी गई है। हार्ड डिस्क ड्राइव हम देख चुके हैं कि इस तरीके की हमें दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी जो हमारी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रैम, जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब रैम में और जो स्टोरेज होती है, मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक माइनर सा डिफरेंस बता देता हूँ जो आपको याद रखना है हमेशा। ये नेचर में कैसी होती है, ये नेचर में होती है परमानेंट, और ये नेचर में कैसी होती है, टेम्परेरी। अब इसका क्या मतलब है, आप कोई भी फाइल जब डाउनलोड करते हो तो इसके अंदर वो जब तक नहीं हटती जब तक आप उसको जाके डिलीट नहीं कर देते। लेकिन इसके साथ केस दूसरा है, इसके साथ हट जाती, हम बताएंगे कैसे हटती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई देगा CPU हम देख चुके हैं कि CPU इतना छोटा सा होता है, माइक्रो प्रोसेसर। जबकि हमें स्कूल या कॉलेजेस में क्या लगता है कि जो पूरा का पूरा वो कैबिनेट रखा होता है, हम उसको समझते हैं कि वो CPU है, लेकिन CPU इतना सा होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपने रोबोट मूवी देखी थी। रोबोट मूवी के अंदर जो चिट्टी होता है वो क्या होता है, उसके अंदर इतनी सी चिप होती है, और जब उसकी चिप को चेंज कर दिया जाता है तो क्या होता है, पूरा बवाल मचा देता है शहर के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2 पार्ट में डिवाइड है। सॉफ्टवेयर लेवल पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ALU और CU। ALU होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अब वो क्या काम करता है, या CU जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, वो क्या काम करता है, अभी हम उसको भी समझेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें सॉफ्टवेयर लेवल पे 2 पार्ट में डिवाइड मिलेगी, उसी तरीके से आपको हार्ड डिस्क के अंदर चीज़ें 3 पार्ट में ऑलमोस्ट डिवाइड मिलती है। जैसे कि आप देखते हो कि हार्ड डिस्क को जब आप ओपन करते हो तो आपको C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। अब वो C, D, E जो भी है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे बनाई गई है। हार्डवेयर लेवल पे तो ये एक ही चीज़ है, इसी तरीके से हार्डवेयर लेवल पे तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, इनपुट डिवाइस के अंदर आपका माउस आ सकता है। तो माउस मैं आपको दिखा देता हूँ, माउस ये रहा। तो ये किसके अंदर आएगा, इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा। या इसके अलावा जो हमारा कीबोर्ड है वो भी कहाँ जाता है, वो भी इनपुट डिवाइस में ही आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आ सकता है, और प्रिंटर के अलावा आपका स्पीकर आ सकता है। तो स्पीकर तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो स्पीकर है ये भी किस में आ सकता है, आउटपुट डिवाइस में आ सकता है। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है जो कि मिलके एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, या जो कि आपस में कम्युनिकेट करके कंप्यूटर काम कैसे करता है वो चीज़ समझने में हमारी हेल्प करते हैं।
जब भी आप कभी कोई भी गाना डाउनलोड करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझने वाली ये है कि उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फाइल्स बोलते हैं। और जो ये फाइल्स होती है, ये फाइल्स मेरी दो तरीके की होती है, एक होता है प्रोग्राम फाइल और दूसरा होता है डेटा फाइल्स। तो मैं यहाँ पे आपको इसको लिख के बता देता हूँ। ये फाइल्स मेरी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी होती है डेटा फाइल्स। अब मैं किन को डेटा फाइल्स बोलूँगा या फिर मैं किन को प्रोग्राम फाइल्स बोलूँगा, इसको भी समझते हैं। सपोज़ करो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है, मैंने नोटपैड का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है। जब आप उसको डाउनलोड करते हो ना, तो उसके साथ एक्सटेंशंस मिलती है आपको। जैसे यहाँ पे .txt आप इसके पीछे देखोगे, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, आप सर्च करके देखना notepad.exe। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो, आप ये मिल रहा है यहाँ पे notepad.txt। इसको ओपन करोगे तो आपका नोटपैड ओपन होके आ जाता है, ठीक है। ये वाली जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसको बोला जाता है प्रोग्राम फाइल। इसके अलावा डेटा फाइल्स कौन सी होती है? डेटा फाइल्स होती है, आपने कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करा है, फ़ोटो जब आप डाउनलोड करते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .jpg आपको देखने को मिलेगा या फिर .jpeg आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई भी गाना आप जब डाउनलोड करते हो तो आपको .mp3 देखने को मिलेगा, या फिर जब आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो आपको .mp4 देखने को मिलेगा। तो .exe के अलावा जितनी भी फाइल्स हमारी होती है वो क्या होती है, डेटा फाइल्स होती है। और जो .exe वाली होती है वो क्या होती है, प्रोग्राम फाइल्स होती है। अब इन फाइल्स को जब हम ओपन करते हैं तो किसकी हेल्प से ओपन करते हैं? डेटा फाइल्स को हम ओपन करते हैं प्रोग्राम फाइल्स की हेल्प से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोई गाना बजाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा स्पॉटिफाई को। तो स्पॉटिफाई मेरा क्या हो गया, स्पॉटिफाई मेरा हो गया प्रोग्राम फाइल। इसके अलावा मेरे को कोई फ़ोटो ओपन करना है, ठीक है, तो मैं किस में ओपन करता हूँ, गैलरी में ओपन करता हूँ, या फिर आप कोई दूसरी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हो। तो ये गैलरी क्या चीज़ हो गई, इसकी आपको हमेशा .exe फाइल देखने को मिलेगी। स्पॉटिफाई की भी आपको .exe वाली फाइल देखने को मिलेगी और नोटपैड की भी आपको .exe वाली फाइल देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल दो फाइल्स होती है। अब हार्ड डिस्क के अंदर जब भी हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो हमें ये तो पता है कि वो हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर हो गई, परमानेंटली स्टोर हो गई। लेकिन उसको चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए मेरे को उसके मेन मेमोरी तक लाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे notepad.exe वाली फाइल को जब ओपन किया, जैसे मैंने यहाँ पे Windows+S से notepad.exe लिखा, अभी तक ये वाली फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, अभी तक ये वाली फ़ाइल हमारी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ या किसी भी आइकन पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो अब ये कहाँ पे आ गई, अब ये वाली जो फाइल है ये किस में आ गई, रैम में आ गई। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता रैम में आ गई? तो कंप्यूटर में ये जानने का बड़ा आसान तरीका है। आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ से डालो टास्क मैनेजर। जब आप टास्क मैनेजर को ओपन करते हो ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं एक तो, और साथ में क्या है कि जितनी भी चीज़ें मैंने ओपन की हुई है वो कहाँ पे ओपन है, वो रैम में ओपन है। देखो मैंने नोटपैड ओपन किया है, वो आपका रैम में ओपन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड ओपन किया हुआ है, वो कहाँ पे है, रैम में ओपन है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी टेम्परेरी फाइल्स होती है, टेम्परेरी टाइम्स के लिए होती है। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर जब तक मैं चीज़ें जाके डिलीट नहीं करूँगा वो डिलीट नहीं होंगी, लेकिन इसके अंदर हो जाएगी कि अगर अभी मैं करंटली अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, शट डाउन करते ही ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टेम्परेरी मेमोरी से चली जाएगी, रैम से चली जाएगी। लेकिन किसी भी चीज़ को रन होने के लिए कहाँ पे आना पड़ता है, रैम में आना पड़ता है, मेन मेमोरी में आना पड़ता है, ठीक है। तो हमें notepad.exe वाली फ़ाइल को चलाना है, जब तक हमने एंटर नहीं करा जब तक वो कहाँ थी, हार्ड डिस्क में थी। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर करा वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे उठ के आ गई, मेन मेमोरी में उठ के आ गई, ठीक है। तो मेन मेमोरी में मेरा क्या आ गया, मेन मेमोरी में आ गया मेरा notepad.exe वाली फ़ाइल। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, या फिर ये फाइल जब ओपन हुई होगी। अब एक चीज़ हो रहा है कि हम जो लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है उसको सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, बस इसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता। 0 1 0 1 ये समझ आता है उसको। तो ये जो हमारी notepad.exe वाली फ़ाइल है, ये जब कंप्यूटर प्रोग्रामर ने लिखी होगी, ठीक है, तो उसने 0 1 0 में नहीं लिखी होगी, उसने
हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसके ऊपर मैं कभी और बात करूँगा। लेकिन जो मेरा CPU है, CPU इसको रीड कैसे करेगा, इसको रीड करेगा 0101 की फॉर्म में। तो सपोज़ करो जो ये notepad.exe वाली फ़ाइल है, इसका कोड 100 लाइन्स में लिखा हुआ है, और ये 100 लाइन्स कैसे लिखा हुआ है, 0101 इस तरीके से लिखा हुआ है, जो हमारी समझ में नहीं आएगा लेकिन CPU के समझ में आ जाएगा। तो CPU के जो दो पार्ट्स है, ALU वाला पार्ट है और CU वाला पार्ट है, अब ये क्या काम करेंगे यहाँ पे ये समझो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि मेन मेमोरी तक हमारी चीज़ें आ चुकी है, notepad.exe आ चुका है, और यहाँ पे कुछ ये जो कोड है 100 लाइन का कोड है notepad.exe वाला, उसको CPU ने रीड करना चालू कर दिया। अब जब CPU पहली लाइन को रीड करेगा तो उसे समझ आया कि अच्छा इसको ओपन करना है, सेकेंड लाइन को पढ़ा, ठीक है, इस तरीके से वो ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे आपको ये दो यूनिट्स देखने को मिलती है, ALU और CU यूनिट्स। ये क्या करती है, तो ये भी देखते हैं। ALU का मतलब क्या होता है, ALU का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक क्या चीज़ करती है या लॉजिकल यूनिट क्या चीज़ करती है, जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे हमने नोटपैड वाली एप्लीकेशन को ओपन करा, इसी तरीके से हम कैलकुलेटर को भी ओपन कर सकते हैं। कैलकुलेटर की भी क्या फ़ाइल होगी, एक .exe वाली फ़ाइल होगी। तो सपोज़ करो मैंने क्या खोला, कैलकुलेटर .exe वाली फ़ाइल को ओपन कर लिया मैंने। जब मैंने इस वाली फ़ाइल को ओपन करा तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि इसके अंदर मेरे को क्या करना होता है, 2 + 3 यही करते हैं ना कैलकुलेट, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो CPU जो मेरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो उसका ALU वाली यूनिट है, वो क्या काम करेगी, अगर मेरे को कोई भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है या मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करना है, तो इन सब केस में CPU की ALU वाली यूनिट है, ALU में भी स्पेसिफिक जो AU वाला पार्ट है, अर्थमेटिक वाला पार्ट है, वो काम करेगा। इसके अलावा लॉजिकल यूनिट कब मेरी काम करेगी, जब मेरे को दो नंबर को कंपेयर कराना है, मेरे को देखना है कि क्या 2 > 3 है या फिर मेरे को देखना है 4 < 5 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा लॉजिकल यूनिट काम करेगी। इसके अलावा मेरे को कंपेयर करने हैं दो नंबर्स को, या फिर मेरे को एंड और नोट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी लॉजिकल यूनिट काम कर रही होगी। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं तो उसमें ALU कब काम करेगी या उसके अंदर CU कब काम करेगी, ये कौन डिसाइड करता है, CPU करता है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि जैसे कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन है, तो कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन में हो सकता है कि मैं अर्थमेटिक वाली यूनिट का यूज़ कर रहा हूँ या लॉजिकल वाली यूनिट का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कंट्रोल यूनिट है ये कब यूज़ होगी, तो कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चलता है कि कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। अब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये मेन मेमोरी जो हमारी रैम है इसको भी कंट्रोल करता है, ये हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल करता है, ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी के अंदर आपका क्या है, प्रोग्राम ओपन है हमारा कौन सा, ये मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि हम बाकी की चीज़ों को लिख सकें यहाँ से। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम ये देख चुके हैं जो हमारा प्रोग्राम फाइल होती है वो किस में आती है, हमारी प्रोग्राम फाइल आती है मेन मेमोरी के अंदर। अब मेन मेमोरी के अंदर सपोज़ करो हमारी कैलकुलेटर वाली या नोटपैड वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैलकुलेटर वाली फ़ाइल कोई, जो कि है calculator.exe। अभी इसी के अंदर ओपन है, मेन मेमोरी के अंदर ओपन है, रैम के अंदर ओपन है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, ये क्या है, ये प्रोग्राम फाइल है मेरी, है ना। इस प्रोग्राम फाइल को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इस प्रोग्राम फाइल को अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 + 3 कराना है, तो 2 + 3 के लिए आपको 2 कहाँ से लेना पड़ेगा, कीबोर्ड से लेना पड़ेगा, आपको 3 किससे लेना पड़ेगा, कीबोर्ड से लेना पड़ेगा। तो मेरी प्रोग्राम फाइल जो है calculator.exe, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, कोड ही तो है, और जो मेरा इनपुट है, इनपुट डिवाइस मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस है मेरा कीबोर्ड, जो कि एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमेशा याद रखना कि कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरे प्रोग्राम को 2 और 3 की ज़रूरत होगी या प्लस वाले सिंबल की ज़रूरत होगी, तो कैसे इसको मिलेगी वो चीज़ें, तो हमारे पास जो कीबोर्ड होता है या फिर हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस होता है उनके पास अपनी भी एक मेमोरी होती है, जो कि इनपुट बफर और आउटपुट बफर के रूप में होता है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के पास जो अपनी मेमोरी है उसको बोला जाता है इनपुट बफर, और जो मॉनिटर है मेरा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर के पास अपनी जो एक मेमोरी होती है उसको बोला जाता है आउटपुट बफर,
तो होता क्या है, मेरा जो प्रोग्राम है ना, मेरे प्रोग्राम का दायरा इतना है, मेरा प्रोग्राम यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और ऐसे ही यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो अब उसको जब कीबोर्ड से कुछ चीज़ चाहिए होगी तो वो कैसे करेगा? तो जो मेरा ये कंट्रोल यूनिट है ना, ये यहाँ पे काम आएगी। कंट्रोल यूनिट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने का काम करती है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो सबको जानता है, इनपुट डिवाइस को भी जानता है, आउटपुट डिवाइस को भी जानता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन मेरा प्रोग्राम कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, अब मेरा जो प्रोग्राम होगा वो किसके पास जाएगा? वो कंट्रोल यूनिट के पास जाके बोलेगा कि भाई मेरे को 2 और 3 ऐसे एंटर कराने हैं, तो प्लीज़ एक बार कीबोर्ड को जाके बोल दो कि वो ये मेरे को दे देगा, ठीक है। तो जो मेरा सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो कीबोर्ड को बोलेगा, तो कीबोर्ड यहाँ पे 2 और 3 इसको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 3 जब मैंने डाला तो मेरे को सम कितना मिला इसका, 2 + 3 = 5 मिला। अब मेरे को ये वाली चीज़ कहाँ पे दिखानी है? मेरे को यहाँ पे दिखानी है, इसको मॉनिटर पे। अब मेरा प्रोग्राम तो जा नहीं सकता डायरेक्ट मॉनिटर पे, तो फिर ये कंट्रोल यूनिट के पास जाके बोलेगा कि भाई क्या करूँ, मॉनिटर से तो बात हो नहीं सकती डायरेक्टली। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उससे बोलेगा कि आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, जो भी आपका आउटपुट आया मॉनिटर यहाँ से उठा लेगा। तो आउटपुट बफर में हम क्या छोड़ देते हैं? आउटपुट बफर में हम छोड़ देते हैं 5। इसको मैं एक बार सही कर लेता हूँ, ठीक, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे क्या छोड़ देगा? यहाँ पे छोड़ देगा 5, ठीक है। तो यहाँ से मॉनिटर क्या करेगा, इस 5 को उठा लेगा और हमें स्क्रीन पे दिखा देगा। तो इंटरनली कुछ इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो मोबाइल के अंदर भी चीज़ें इसी तरीके से काम करती है। सपोज़ करो आपको कोई गेम डाउनलोड करना है, आप जब गेम डाउनलोड करते हो, जैसे पबजी डाउनलोड करते हो, तो प्ले स्टोर पे जाते हो। प्ले स्टोर पे आपको क्या चीज़ मिलती है? प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलता है कि उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि वो 1 GB का है, 2 GB का है, कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो। उसके बाद हम उसको डाउनलोड करते हैं। जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ पर आती है? यहीं आती है, स्टोरेज के अंदर ही आती है। जब वो स्टोरेज के अंदर आ जाती है तो स्टोरेज के अंदर आने के बाद उसका एक आइकन भी हमें दिखाई देता है। जब हम चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो हमारे डेस्कटॉप पे आइकन बने आ जाते हैं, ऐसे मोबाइल में हमारे आइकन बने आ जाते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद वो आइकन आ जाते हैं। अभी आइकन हमें दिखाई दे रहा है और वो जो फाइल है .exe वाली, वो कहाँ पे है? वो हार्ड डिस्क के अंदर है, जब तक हम आइकन को डबल क्लिक नहीं कर देते। जब हम एक बार आइकन को डबल क्लिक कर देते हैं तो इस हार्ड डिस्क से वो .exe वाली फाइल उठ के कहाँ आ जाती है? रैम के अंदर आ जाती है। और जब रैम के अंदर आ जाती है तो अब क्या होता है, इसके अंदर जो .exe वाली फाइल है उसका जो कोड है वो किस में लिखा हुआ है? वो 01 की फॉर्म में लिखा हुआ है। और अब 01 की फॉर्म में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको कौन रीड करेगा? ये रीड करेगा, CPU रीड करेगा। तो CPU लाइन बाय लाइन रीड करता है, प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर नहीं है, एक बार चेक करता है और प्रोग्राम को रन कर देता है। और जब रन कर देता है तो आपको इसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर चीज़ें दिखाई देती है। अब जो भी चीज़ें यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सपोज़ करो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है, जैसे हम कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो जो कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन है वो खुली हुई है, इसके अंदर उसको बाकी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसको हो सकता है प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ जाए, उसको हो सकता है कि मॉनिटर की ज़रूरत पड़ जाए, उसको हो सकता है कि हमारे कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ जाए। तो मोबाइल फ़ोन में भी सेम चीज़ चलती है कि जब मैंने पबजी डाउनलोड करा और पबजी यहाँ पर आ गया, आइकन पर जब मैंने क्लिक करा, डबल क्लिक करा आइकन पर, तो वो इसके अंदर आ गया। और CPU ने क्या करा? CPU ने पूरा का पूरा जो भी 01 की फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई थी, पूरा का पूरा कोड को रीड करा। और रीड करने के बाद क्या है कि अब मेरा जो पबजी गेम होगा उसको बाकी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है कंट्रोल करने के लिए चीज़ें। तो तब क्या होगा, जो हमारी CPU वाली यूनिट है वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। और हमें पता है जो मेरा प्रोग्राम है वो पबजी हो या फिर वो कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम हो या फिर वो नोटपैड का प्रोग्राम हो, वो इस दायरे के बाहर नहीं जा सकते। अगर उनको इनपुट लेनी है कोई चीज़ें तो वो यहाँ से उठाएंगे, अगर उनको देनी है तो वो यहाँ पे आउटपुट में जाके छोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है इंटरनली कंप्यूटर। इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।